देखिए, तो कल हम लोग क्या देखे थे, हम लोग बेसिक्स देखे थे कि वीएस कोड कैसे काम कर रहा है। वीएस कोड में जो भी हमारा मल्टीपल ऑप्शन है उसके बारे में देखें। बेसिक एचटीएमएल का फाइल हम लोग क्रिएट किए थे और जस्ट स्ट्रक्चर देखे थे। और एचटीएमएल के स्ट्रक्चर में जो जो चीज आ रहा था हम लोग उसके बारे में एक तरह से हम लोग डिस्कस किए थे कि क्या क्या चीज उसके अंदर आ रहा था। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, नेस्टेड एचटीएमएल एलिमेंट। नेस्टेड का मतलब क्या होता है? नेस्टेड का मतलब क्या होता है, कोई आइडिया है? हाँ या ना? नेस्टेड एलिमेंट नहीं सर। नेस्टेड का मतलब होता है ना कि एक के अंदर दूसरा, नेस्टिंग हो, मतलब एक खत्म हुआ, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, वो चीज। जैसे अगर आप यहाँ पे बात कीजिए तो अगर हम यहाँ देखें तो सबसे टॉप लेवल पे कौन है, ये पूरा HTML का टैग, इसको हम बोल सकते हैं। और इसके अंदर कौन आया, तो ये जो हेड सेक्शन आप देख रहे हैं तो ये इसके अंदर आ रहा है, करेक्ट। फिर उसके अंदर अगर आप जाना चाहें यस तो देखिए ये बॉडी टैग क्या है, HTML के अंदर ही आ रहा है। मीन्स अगर हम बात करें तो सबसे पहले HTML आया, स्टार, अच्छा इसमें नहीं होता इसे। सबसे पहले देखिए तो आपका सबसे पहले कौन हुआ, HTML हुआ। HTML के अंदर नेक्स्ट कौन हुआ, तो हेड। हेड जो है हमारा HTML के अंदर नेक्स्ट हुआ। और उसी के पैरेलल में अगर देखें तो HTML के पैरेलल में तो फिर हमारा बॉडी भी तो इसी के नेक्स्टेड हो रहा है ना। लेकिन अगर हम हेड में जाते हैं तो फिर हेड के अंदर कौन कौन आया, तो हमें फिलहाल दिख रहा है मेटा। और मेटा के पैरेलल में ही अगर हम बात करें तो टाइटल। तो यहाँ पे देखिए तो आपका अगर हम बात करें कि HTML के अंदर कौन हुआ, तो ये पूरा हेड एंड बॉडी। हेड के अंदर कौन नेक्स्ट हुआ, तो मेटा ऑन टाइटल। मतलब क्या हो रहा है कि इस टाइप से एलिमेंट क्या हो रही है, नेस्टेड हो रही है। मतलब अंदर ही अंदर वो लिंक अप होते जा रही है, एक सीक्वेंस हायरार्की बना रहा है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपने लिया H1 टैग, ठीक है। H1 के अंदर भी हम कुछ ले लेते हैं, क्या है ये नहीं मालूम हमें, फिलहाल हम कुछ लिखे जा रहे हैं, आगे हम लोग समझेंगे कि क्या चीज है ये। बट यहाँ पे अगर आप देखिए तो अगर हम इसके बारे में अगर पता करें कि स्पैन के लिए, तो पूरा हायरार्की अगर हम लिखें तो क्या लिखाएगा, जल्दी बताइए। अगर स्पैन टैग यहाँ पे जो लिखा हूँ इसके लिए हायरार्की लिखूं मैं तो कैसे लिखाएगा, तो नहीं समझ एक आ चीज तो दिख रहा है ना कि सबसे पहले कौन है, HTML। HTML के अंदर कौन आया, बॉडी। आ रहा है या नहीं, बॉडी रहा। आएगा। हाँ सर। बॉडी के अंदर कौन आएगा, H1 आएगा। टैग। बॉडी के अंदर हम H1 दे देते हैं और H1 के अंदर कौन आया, तो स्पैन आया। समझ में आया? मतलब ये पूरा एक सीक्वेंस बना, एलिमेंट का नेस्ट किया हुआ है, मतलब कैसे वो अंदर अंदर वो जा रहा है। कोई डाउट है नेस्टिंग एलिमेंट में तो बताइए। तो नेस्टेड का मतलब होता है क्या कि अंदर अंदर कैसे वो दूसरे एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए HTML कैन बी नेस्टेड, दिस मीन्स दैट एलिमेंट कैन कंटेन अदर एलिमेंट्स। मतलब एक एलिमेंट क्या कर रहा है, दूसरे एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। तो ये जस्ट एग्जांपल रहा, इससे भी अच्छे लेवल का हम लोग ऑलरेडी देख लिए। सेकंड क्या बोल रहा है, नेवर स्किप द इंड टैग। मीन्स अगर आप कोई भी लिख रहे हैं, नेवर स्किप इंड टैग, क्यों, इसके पीछे का कारण देखते हैं। सपोज अभी हम लोग कुछ भी डिस्कस नहीं किए हैं तो हम लोग पहला टैग डिस्कस कर लेते हैं, H1। मान लीजिए कि आपको अगर कोई टाइटल लिखना है तो क्या करेंगे कि H1 जो होता है ना वो सबसे बड़ा देगा हमें, ठीक है। इसी टाइप से H1 से H6 तक, सॉरी H6 तक जाता है। तो H1 हम लिए थे, अब हम लोग H2 कर देते हैं, इसको ऑलरेडी चेंज हो गया, ठीक है।
H3 लिए, चेंज किया, H4 देते हैं, H5 लिए, H6 लेते हैं। तो एक काम और करते हैं, यहाँ पे हेलो 2 ले लेते हैं, हेलो 3 दे देते हैं, हेलो 4 देते हैं, हेलो 5, हेलो 6। ठीक है, चलिए इसको हम रन करते हैं। कैसे रन करेंगे? ओपन विथ लाइव सर्वर। आप लोग एक्सटेंशन ये सब इंस्टॉल कर लिए क्या, जो कल मैं डिस्कस किया था? हाँ सर, इंस्टॉल है। देखिए, तो यहाँ पे अब आपको दिख रहा है क्या? यहाँ पे क्या आपको है कि हेलो जो है वो सबसे बड़ा है, हेलो 2 जो आ रहा है उससे छोटा हुआ है, फिर 3, 4, 5, 6 ये सब नीचे आ रहा है। लेकिन अगर मैं 7 लिख दूं तो क्या होगा? कोई आइडिया? 7, 8, 9, 10 ऐसा कुछ लिख दूं? प्रिंट तो प्रिंट होगा, लेकिन उसके थोड़ा आपका लिए आवाज जो जो है ना थोड़ा सा इसमें कम है। एच हाँ बोलिए। प्रिंट होगा सर, लेकिन जो H6 तक ही इसमें डिफाइन किया गया, साइज तो वगैरह सब अगर हम पढ़ाया नहीं गया, H8 लिख जैसे दिए, नॉर्मल प्रिंट होता। अगर हम H8 लिख दिए तो क्या होगा? 7 और 8 में क्या आएगा? हेलो सेम अंजलि आपका आवाज आ रहा है लेकिन कम आ रहा है, माइक को मुंह के पास ले जाइए। क्या रहा? फिर से बोलिए। मैं कह रही हूँ सेम आएगा। सेम इन द सेंस कैसा? H6 के जैसा, H4, 5 कैसा? थोड़ा अलग आएगा। कल जैसा थोड़ा- तुम लिख रहे थे ना कि बिना किसी टैग का। तो कहने का मतलब अगर हम सेव करते हैं तो कैसा आ रहा है? H7 और हाँ ऐसा। H8 ऐसा जैसा वैसा कैसा, वही तो हम पूछ रहे थे। अब इसी चीज को है जो है ना, हम लोग यहाँ बाहर लिख लेते हैं और इसको मैं H9 कर देता हूँ। क्या हो रहा है? कहने का मतलब क्या हुआ ना कि जब आप H7 से लिए हैं, H8 वगैरह कुछ भी, और एक नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट आप लिख रहे हैं, तो कहने का मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि H7, H8 जो भी आप लिखिएगा ना एक्स्ट्रा, वो प्लेन टेक्स्ट की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि H9 आप लिख रहे हैं, हेलो 9 लिखे हैं, तो जैसा हेलो 9 का आउटपुट है वैसा ही H7 और 8 वाले का भी है। समझ गए? तो कहने का मतलब सीन ये बना, तो यहाँ से हमें कंक्लूजन ये मिलता है कि अगर हम कोई भी चीज, किसी भी, कोई अगर टैग नहीं है और उसको हम टैग लिख देते हैं गलती से, कुछ भी टैग बना दिए, तो वो टैग नहीं होके वो प्लेन टेक्स्ट की तरह बिहेव करेगा। समझ में आ गया? वो एरर नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब भी आप एमसीक्यू वगैरह एग्जाम देते हैं ना, तो ऐसा लिखा हुआ रहता है, तो वहाँ एक ऑप्शन एरर भी रहेगा। तो क्या होता है कि हम लोग वो समझ नहीं पाते हैं, एरर नहीं आएगा। कोई डाउट है? नहीं सर। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि टैग के बारे में देख लिए। तो H1 से H6 जो होता है वो क्या होता है कि टैग को टाइटल लिखने में काम, जनरली हम लोग इसको टाइटल के केस में यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ लिखना है, यहाँ पे आपको बहुत बड़ा टाइटल देना है, कोई आपका पेज है और उस पे आप लिखना चाह रहे हैं वेलकम टू होम, सेव कीजिए, ये रहा। तो ये टाइटल हो गया। अब इससे छोटा लिखना है तो आप H2 जाइएगा, थोड़ा और छोटा जाना है H3, 4, 5 जैसा भी टाइटल चाहिए, तो ये हम उस टाइप से इसको यूज करते हैं। तो H1 से H6 तक के बारे में हम जान गए। लेकिन हाँ, टैग होता है कितना? H6 तक ही होता है, तो हम 7 और 9 को हटा देते हैं। ठीक है, एक टैग हम जाने। सेकंड टैग, टैग क्या होता है जो ऑलरेडी कल हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए उस पे नहीं जाएंगे। टैग क्या होता है कि जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर लिखा जाता है, ठीक है, उसको हम टैग बोलते हैं। ओपनिंग इन द सेंस लेस देन, ओपनिंग का मतलब मैं वो कंटेंट वाला नहीं बोल रहा हूँ, लेस देन एंड ग्रेटर देन के अंदर जो लिखा हुआ रहता है उसको टैग बोलते हैं। नेक्स्ट टैग हम लोग डिस्कस करते हैं पी टैग। पी टैग क्या होता है? पैराग्राफ। जब भी आपको कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है, मान लीजिए, तो ये सारा को मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, एक टाइटल ले रहा हूँ एंड यहाँ लिखता हूँ व्हाट इज नाउन। ठीक है, सेव कीजिए, आ गया। अब मुझे इसका क्या करना है ना, डिस्क्रिप्शन लिखना है। सो नाउन इज नेमिंग वर्ड। H2,
देखिए जब भी कोड आप लिखते हैं तो यहाँ देख रहे हैं ना, ये स्पेस आ गया, और सपोज दैट मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, तो कोड को ऐसे नहीं रखा जाता है कभी भी, इसको फॉर्मेट करना चाहिए। फॉर्मेट कैसे करते हैं? राइट क्लिक कीजिए, अगर सपोज सिर्फ आपका ये कंटेंट इतना ही को फॉर्मेट करना है अगर, तो सिलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको दे रहा है फॉर्मेट सिलेक्शन, सिर्फ इतना को करना है तो। लेकिन अगर पूरा डॉक्यूमेंट को ही करना है तो कोई जरूरत नहीं है सिलेक्शन का, जस्ट राइट क्लिक कीजिए एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दीजिए, पूरा डॉक्यूमेंट ही आपका फॉर्मेट हो जाएगा। तो इसको हम एक लाइन में रखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फॉर्मेट कर दीजिए, हो गया। जितना उसे चाहिए ना उतना वो ले लेगा। सेकेंड चीज, फॉर्मेट करने का शॉर्टकट भी है, यहाँ देखिए, अल्ट शिफ्ट एंड एफ, ठीक है। तो जनरली हम लोग शॉर्टकट को यूज करते हैं, इतना कौन राइट क्लिक करने जाएगा। ओके, तो यहाँ हम दो चीज लिखे हैं, एक मैंने क्या किया, H2 के अंदर लिखा है और एक मैंने P के अंदर लिखा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब आप H2 के अंदर ले गए हैं तो बोल्ड आ गया, दूसरा जब आप नॉर्मल P के अंदर लिख रहे हैं तो लाइट कलर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, हम अगर हमें व्हाट इज नाउन उसका डिफिनेशन लिखना है तो हम, अगर हम इसे लिखते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, और इसमें लिखते हैं, मतलब हम लोग दो तरीका से लिखें, कौन ज्यादा बेहतर है। अगर सपोज आप रियल टाइम में जब आप यूनिवर्सिटी का पेपर लिख रहे हैं तो कौन सा लिखना ज्यादा प्रेफर कीजिएगा, किस टाइप के, और क्यों? पैराग्राफ सर। पैराग्राफ, बट पैराग्राफ बिकॉज इसमें हम साइज वगैरह एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है सेट रहता है पहले से ही ओके, H2 में। ठीक है। देखिए हम लोग यूज करेंगे पैराग्राफ, कारण क्या है ना, साइज वगैरह का मैटर नहीं है, मैटर ये है कि अगर ये जो लिखा हुआ है व्हाट इज नाउन, वो क्या है, एक हाईलाइट करने वाला चीज है, एक टाइटल जैसा आप कह सकते हैं, करेक्ट, क्योंकि वो क्वेश्चन है। लेकिन जब आप आंसर लिखते हैं ना तो छोटा में ही लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग पैराग्राफ ले लिए, क्योंकि ये जब हम इसको में चल रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, ये भी हमें आंसर सेम दे रहा है लेकिन ये बोल्डनेस दे दिया। तो ये हमें यहाँ पे सही तरीका को जो हम बोलते हैं ना कि प्रेजेंट करना, वो नहीं है। समझ में आ गया? इसलिए ना कि साइज वगैरह और वो सब सेट करना, वो तो हम सब में सेट कर लेंगे। समझ में आ गया? तो कभी भी मीन्स डिस्क्राइब करना है कोई भी चीज को, पैराग्राफ लिखना है आपको, तो पैरा टैग को यूज कीजिए, मीन्स पी टैग को यूज कीजिए। तो दो टैग के बारे में हम लोग जाने, एक पी टैग, दूसरा H1 टू H6। तो H1 से H6 का हम यूज किस लिए करेंगे, तो टाइटल लिखने के लिए, और पी टैग को यूज करेंगे कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, डिस्क्राइब करना है हमें। तो हम लोग देख रहे थे कि क्लोजिंग टैग के बारे में, कि क्यों नहीं स्किप करना चाहिए, इट मीन्स हमें हमेशा टैग को बंद करना चाहिए। जैसे मान के चलिए हम H1 टैग लिए और मैंने इसको क्लोजिंग करना भूल गया, ठीक है, ये रहा व्हाट इज HTML। सेव कीजिए, क्या देगा, एरर देगा या आउटपुट देगा? आउटपुट देगा, लेकिन प्लेन टेक्स्ट देगा। प्लेन टेक्स्ट देगा। ओके, दीपांजलि आपका क्या कहना है? प्लेन टेक्स्ट है। सेम टेक्स्ट, आपका वॉइस ही बहुत कम आता है, पता नहीं। सेम टेक्स्ट, ओके, चलिए देखते हैं क्या दिया। और कोई टैग नहीं है, सारा कमेंटेड है। हाँ, कमेंट के बारे में बता देता हूँ। अगर सपोज मुझे ये लाइन नहीं चाहिए तो मैं डिलीट ना करके, मेरे पास एक ऑप्शन है कमेंट करने का भी, ठीक है। शायद ऐसे में नहीं मालूम कि कमेंट कैसे होता है, नहीं ऐसे नहीं होगा। तो शॉर्टकट उसका कमेंट का क्या है, कंट्रोल एंड स्लैश, कंट्रोल और ठीक है। जस्ट आप कंट्रोल एंड स्लैश दीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर कमेंट CTRL प्लस स्लैश, ये वाला, ठीक है। और उसको अनकमेंट कैसे करेंगे, तो सेम, और कमेंट एंड अनकमेंट, ये दोनों काम ये कर देगा। तो होता क्या है, मान लीजिए ये मुझे नहीं चाहिए, जस्ट यहाँ पे कर्सर रखिए, आपको सिलेक्ट पूरा करने का जरूरत नहीं है, कर्सर रखिए और कंट्रोल स्लैश दाब दीजिए, कमेंट हो गया। अब ये आपके UI का पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है। अब आपको इसको हटाना है, कंट्रोल स्लैश सेम,
कर दीजिए। एक चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी एक जैसे ये कमेंट दिखा रहा है, ओपनिंग यहाँ पे है, स्टार्ट है, और क्लोज यहाँ पे है, एंड यहाँ हुआ है। इसको पूरा को लेके आप कमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इतना पूरा को कमेंट करना चाहता हूँ, कंट्रोल स्लैश दीजिए, देखिए एरर दे दिया, ये सब आ रहा है ना, ये एरर ही हो गया। तो वैसे नहीं करते हैं। तो एक ओपनिंग क्लोजिंग कमेंट का बंद होना चाहिए, तभी दूसरा। जैसे आप मेरा देख सकते हैं, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक का एक पूरा मेरा है, और फिर देखिए यहाँ मैंने दूसरा लिया जो यहाँ तक कंप्लीट हुआ है, फिर ये सब तीसरा हुआ, चौथा, पांचवा, ऐसे करके है। लेकिन हाँ, आप चाहें तो पूरा ब्लॉक को करना है तो कर सकते हैं, वरना 1 बाय 1 कर सकते हैं। मुझे 1 बाय 1 का नहीं था, मैंने उस टाइप से किया। अब यहाँ पे आते हैं, तो हम लोग अगर ये सब नोट डाउन करने वाला चीज जो भी रहे, आप नोट डाउन करते जाइए, जो भी अगर वैसा रहे। नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ओपनिंग दिया लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया। हमें आउटपुट में क्या मिला है, H1 का इफेक्ट मिला है। P टैग देते हैं, और यहाँ पे मैं आउटपुट क्या आएगा, P टैग का आउटपुट कैसा रहेगा, In text. आउटपुट वही सेम रहेगा, सेम मतलब कैसा, बोल्ड, पैराग्राफ, या पैराग्राफ, पैराग्राफ का जो नॉर्मल होता है, पैराग्राफ। पैराग्राफ का। ओके, क्या हुआ, क्यों, समझ में आ इसमें रहा है ना। क्लोजिंग टैग नहीं है, इसलिए H1 प्रिंट नहीं है। हाँ, तो यही तो हमें फाइंड आउट करना है ना, बात समझ में आ रहा है ना, यही हमें फाइंड आउट करना है। क्योंकि जब आप हाँ इंटरव्यू आ रहा है। देते हैं या कुछ भी, तो वही चीज आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंख बंद करके नहीं, पूरे अच्छे तरह से समझना है। तो यहाँ पे हम लोग ओपनिंग दिए हैं, बट क्लोजिंग नहीं है। तो क्या हो रहा है कि ये ओपनिंग जो हुआ ना, ये क्लोजिंग पूरे को ये समझ लिया। ठीक है, आप इवन यहाँ भी अगर आप देते हैं ना, सपोज P टैग दिया, देखते हैं क्या हुआ। अब देख रहे हैं, ये इसको भी उसने क्या समझा, H1 के अंदर ही समझ लिया। लेकिन अगर मैं जैसे ही यहाँ पे भी अगर मैं H1 को बंद कर दूं, और एक चीज और बताता हूँ क्लोजिंग के लिए, सॉरी, ऊपर में क्लोजिंग अभी नहीं है। अगर मुझे क्लोज करना है, सिंपल लेस देन देंगे और स्लैश देंगे, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। अब देखिए, अभी ये जो P है ना, इसका इफेक्ट चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसे बाउंड्री पॉइंट मिल गया। ये बाउंड्री पॉइंट कहाँ है, यहीं तक है, समझ में आ गया। इसलिए क्लोजिंग देना हमें कंपलसरी है। तो ये बाउंड्री पॉइंट यहाँ नहीं रहेगा, बल्कि ये यहाँ रहेगा। अब दोनों का चेंज हो गया, समझ में आ गया। तो कभी भी गलती से क्लोजिंग टैग नहीं छोड़ना है। दूसरा देखिए, इशू बताता हूँ क्या हो जाएगा। मान लीजिए मैं कलर लगाता हूँ, अभी हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग को नहीं पता है कि कलर कैसे लगाते हैं। ठीक है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। मैंने कलर लगा दिया, अभी P टैग में हमारा कलर नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं जस्ट क्या करता हूँ ना, इसका क्लोजिंग यहाँ से हटाया और इसको मैं यहाँ डाला। बाउंड्री पॉइंट समझ में आ रहा है कहाँ तक आ रहा है, H1 का क्लोजिंग। देखिए क्या हुआ, ये पूरे को उसने क्या किया, कलर में इफेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ डाल देता हूँ। अब देखिए तो क्या हो रहा है कि जहां भी उसको क्लोजिंग मिलेगा ना, वो वहां तक का इफेक्ट लेकर चला जाएगा। समझ में आ गया। इसलिए क्लोजिंग टैग मिस नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है तो बताइए। तो ये हो गया पॉइंट हमारा, नेवर स्किप द इंड टैग। जो हमारा इंड टैग है उसको स्किप नहीं करेंगे। एम्प्टी HTML एलिमेंट, तो एम्प्टी HTML एलिमेंट, अब देखिए यहाँ तो हम लोग डिस्कस कर लिए कि हमें क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग वगैरह के बारे में। लेकिन कुछ टैग जो होते हैं ना, वो एम्प्टी होते हैं, उसके पास क्लोजिंग टैग होता ही नहीं है। मतलब जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ना कि P टैग 2 बार लिखा गया, एक ओपनिंग के साथ और दूसरा क्लोजिंग एंड पे। लेकिन कुछ टैग जो है डायरेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं कुछ लिख दूं, अब एक साथ आएगा, और 1 सेकंड, एक P टैग है ना, ओके, एक काम करता हूँ, P को बाहर
रखता हूँ, ठीक है, एक साथ। बट मुझे क्या चाहिए ना कि ये लाइन को मैं नीचे कर दूं, मतलब नीचे या कुछ भी, उसके लिए दिक्कत नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि कुछ टैग जिसके पास क्लोजिंग नहीं होता है, इस उसको हम क्या बोलते हैं, तो एम्प्टी एलिमेंट बोलते हैं, या एम्प्टी टैग आप बोल सकते हैं। तो वो कौन होता है, तो बी आर टैग। ये क्या हो गया, कहाँ से क्लोजिंग वगैरह आ गया, बी आर, जस्ट बी आर लिखिए, एंटर मारिए। आप देख सकते हैं बी आर क्या हुआ, अकेले ही वो क्लोज हो रहा है। कभी कभी आप इसको जो है ना स्लैश भी देख सकते हैं इसमें, सॉरी, एक भी गलती से क्लोज हो जाएगा ना तो वो पूरा को गड़बड़ करने लग जाता है। बी आर जनरली कभी कभी ये स्लैश मिला लिखा हुआ मिल जाता है, बट आप नहीं भी लिखते हैं तो भी वर्क करेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसके पास कोई क्लोजिंग होता ही नहीं है, ये सेल्फ क्लोजिंग है, उसी को बोलते हैं एम्प्टी टैग। तो कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेता है कि एम्प्टी टैग क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि जिसके पास कोई कंटेंट नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है कि एक टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में कंटेंट होता है, लेकिन ये जो बी आर टैग है इसके पास कोई कंटेंट नहीं है, ये अकेले सेल्फ क्लोजिंग है, इसे कोई बंद करने वाला जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, HTML इज नॉट केस सेंसिटिव, ये ऑलरेडी हम लोग कल भी देखें कि जो भी टैग हम लोग लिख रहे हैं अपर या लोअर कुछ भी लिखेंगे वर्क कर जाएगा, कोई एरर हमें नहीं आएगा। नेक्स्ट है कुछ डिस्क्रिप्शन, जो ऑलरेडी हम लोग देखे थे, कल ही डिस्कस किए। HTML क्या होता है, की रूट को डिफाइन करता है। बॉडी क्या होता है, डॉक्यूमेंट बॉडी को डिफाइन करेगा। कुछ टैग्स है H1 to H6, नहीं सिर्फ कुछ टैग्स जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए H1 to H6 के बारे में। उसके बाद हेडिंग्स आर इंपॉर्टेंट, तो ये सब हो गया कि H1 क्यों ले रहे हैं ये सब चीज के लिए। तो बिगर हेडिंग में क्या यूज करते हैं, तो हम लोग H1 to H6 यूज करेंगे। यहाँ पे आपको फॉन्ट साइज वगैरह दे रहा है, ये सब हम लोग CSS देखेंगे तब देखेंगे, यहाँ पर हमें नहीं जाएंगे इसमें। नेक्स्ट पैराग्राफ, तो पैराग्राफ भी देख लीजिए कि उसका यूज क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्प्ले, चलिए अगर आप यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए, यहाँ ही लिखा हुआ है ना, आप पूरा स्पेस दे दीजिए, क्या लगता है स्पेस आएगा यूआई में? यूआई का मतलब पता है ना, यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, कल शायद मैं डिस्कस किया था या नहीं, नहीं मुझे ध्यान नहीं है। यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, जहां से बताया था। आपको दिख रहा है, बताया था क्या? Okay. तो ये यस सर। अगर जो मैं व्हाइट स्पेस दिया हूँ, टेक्निकल टर्म अगर हम बात करें तो हम ब्राउजर जनरली नहीं बोलते हैं, यूआई ही डिस्कस किया जाता है। जब आप कंपनी में भी काम करोगे तो यूआई ही उसे बोलते हैं, यूजर इंटरफेस। ओके, तो यहाँ पे जो स्पेस है, तो क्या लगता है स्पेस हमें आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा। दीपांजलि आपको क्या करना है? आएगा, नहीं अब आएगा हुआ, सर। मेरा फाइल सेव है, पेज भी लोडेड है, लेकिन स्पेस वो नहीं आ रहा है। और स्पेस हम लोग कहाँ लाए हैं, लॉरम एपिसम के पास। एक काम करता हूँ, मैं इसको कुछ दूसरा टेक्स्ट लिख दूं, वेलकम। अब देखिए, वेलकम एंड डॉलर, ये दोनों के बीच में नहीं आ रहा है। कारण क्या है कि व्हाइट स्पेस जो होता है ना वो सारा रिमूव कर देगा, सिर्फ वो एक स्पेस को रखेगा। जैसे ही आप एक टेक्स्ट से दूसरा टेक्स्ट जाएगा ना तो सारा रिमूव हो जाएगा व्हाइट स्पेस, और सिर्फ वो एक स्पेस को मेंटेन करेगा। बट ये मत समझिए कि अगर मैं यहाँ पे कोई स्पेस न रखूं तभी वो मेंटेन कर लेगा, नहीं। आप जैसा लिखेंगे वैसा ही देगा, बट एक से ज्यादा स्पेस में वो एक स्पेस को देगा। आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने 3 स्पेस दे दिया, 4 स्पेस के लगभग है, बट वो एक ही स्पेस को ले रहा है। समझ में आ गया? तो ब्राउजर क्या करता है, ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देता है। यहाँ देखिए, रिमूव एनी एक्स्ट्रा स्पेस लाइन व्हेन द पेज इज डिस्प्लेड, जब हम पेज को डिस्प्ले करेंगे वो हमारा एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ अब टैग के बारे में, क्योंकि पूरा HTML टैग पर ही है और कुछ नहीं। तो हम लोग क्या क्या अभी देख चुके हैं, कौन कौन टैग, H1 to H6 ये देख लिए। दूसरा क्या देखें, पी टैग के बारे में देख लिए। नेक्स्ट
बी आर टैग देख लिए। अब आते हैं नेक्स्ट टैग पे। अगर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है, ठीक है, मान लीजिए क्या लिखा हूं मैं, H1 लिख लेते हैं, ठीक है, हेलो लिखा, और एक और लिखते हैं हेलो टू। अब ये दोनों के बीच में ये दोनों के बीच में अगर मुझे एक लाइन चाहिए, क्योंकि लाइन ब्रेक के बारे में हम लोग समझ गए, बट मैं हॉरिजॉन्टल लाइन चाहता हूं, क्या करेंगे, एच आर वो टैग है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। अब आपको ये क्या करेगा, ये पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन दे देगा। मीन जहां जहां भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, जस्ट आप एच आर लिखते चले जाइए। दे रहा है, नीचे भी देखते हैं क्या होता है, देख रहे हैं। तो जितना बार आप दीजिएगा ना, उतना बार ये हॉरिजॉन्टल लाइन को आपको बनाते चला जाएगा। तो कभी भी अगर आप कोई पेज डिजाइन कर रहे हैं और उसमें रिक्वायर्ड है कि हॉरिजॉन्टल लाइन लाने का, तो क्या करेंगे, हम एचआर के हेल्प से ले आते हैं। ठीक है, लाइन ब्रेक ऑलरेडी हम लोग समझ गए, बी आर टैग है जो है हमारा, लाइन ब्रेक कर देगा। अब सपोज दैट, मान लीजिए कविता आता है ना, अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे पोएम लिखना है, ठीक है। तो मैं लेता हूँ पी टैग एंड पी टैग के अंदर डाल दिया। बट ये पोएम जो लिखना है ना, एक्चुअली कैसे, इसको हटाइए, मैं पोषण का अधिकार हूँ, यहाँ तक रहने देते हैं। ये लाइन को मुझे अंदर करना है एंड ये लाइन को मुझे अंदर, और इसको ऐसे, ठीक है। मतलब मुझे यूआई पे भी पोएम आप देखे हैं कैसा आता है, कुछ इस टाइप से ही लिखा हुआ आता है। पोएम तो पैराग्राफ टाइप का नहीं रहता है ना, कि एक लाइन से ऊपर से नीचे तक हो गया। इसको सेव करते हैं, कैसा आएगा, जैसा लिखा हूं वैसा आएगा या क्या रहेगा, पैराग्राफ टाइप। पैराग्राफ। इसका मतलब पैराग्राफ मतलब एक लाइन में या मल्टीपल लाइन, क्या एक एक लाइन में। एक लाइन में। सेव करते हैं, एक लाइन में आ रहा है। बट हमारा रिक्वायरमेंट है कि सेम ऐसा ही डिजाइन डिस्प्ले होना, कैसे करेंगे, के लिए प्री टैग शायद यूज कर। तो क्या करेंगे, हम लोग प्री टैग ले सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर मैं प्री टैग पे ना जाऊं, ठीक है, एक हमारे पास टैग है जो पी आर ई प्री, ये क्या बोलता है, प्री फॉर्मेटिंग, जैसा आप फॉर्मेट देंगे वैसा ही आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस टाइप से लिया। अब आप देखिए आपका पूरा जैसे आप दीजिएगा ना वैसा ही ले लेगा, मीन्स ये स्पेस को मेंटेन करेगा, जैसा भी देंगे वो सेव आएगा। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ ना, कि प्री के अलावा मतलब पी टैग हुआ ना, इसी से मैं चाहता हूँ कि बनाऊं उस टाइप से, कैसे बनाऊंगा, अगर यहाँ मैं चाहता हूँ इसी टाइप से, तो पहला चीज देखिए, इसके बाद क्या हुआ है, लाइन ब्रेक हुआ है, तो हम बी आर टैग ले सकते हैं यहाँ पर। ये क्या हो गया, सॉरी यार, सेव कीजिए, लाइन ब्रेक हो गया। तो सबसे पहले हम सिंपल क्या करते हैं ना, हर एक के पास लाइन ब्रेक ऐड करते हैं। ब्रेक हो गया लाइन। अब मुझे क्या करना है, ये तो ठीक, इसको अंदर करना है, कैसे करेंगे अंदर, ये इतना अंदर लेके जाना है। एक टैग होता है NBSP, तो ऐसे नहीं लिखाता है, डॉलर के साथ लिखाएगा NBSP, NB सॉरी, हाँ ये हुआ। ये व्हाइट स्पेस के लिए है, दिख रहा है, ये एक व्हाइट स्पेस दिया। तो जितना व्हाइट स्पेस है ना,
उतना यहाँ दे दिए। मान लीजिए एक और मुझे चाहिए, एक और दे दिया, एक और चाहिए, एक और दे दिया। अब ये इतना ही व्हाइट स्पेस मुझे इस लाइन में भी चाहिए, दे दीजिए। इतना ही व्हाइट स्पेस मुझे यहाँ भी चाहिए, ये दे दिया। अब देखिए जैसा ऊपर लिखा हुआ आ रहा है वैसा ही लगभग तो नीचे भी आ रहा है ना। फॉर्मेट देखें, हम कलर वगैरह हटा दीजिए, बोल्डनेस साइज वगैरह वो हटा दीजिए, उसे हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं। हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो स्पेस मेंटेन हो रहा है ना उसके बारे में। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्री टैग जो है आपको जनरली इसमें आपको हेल्पफुल कर जाएगा। बट अगर आप प्री टैग नहीं यूज कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको रिक्वायरमेंट हो कि प्री नहीं यूज करना है, तो उस केस में हम ऐसे भी जा सकते हैं, नहीं तो फिर CSS से भी जा सकते हैं, CSS से भी ऑप्शन है। बट जनरली हम लोग क्या करेंगे, प्री टैग को यूज कर लेंगे। समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक तो बताइए। कोई डाउट? ठीक है, तो प्री टैग के बारे में हम लोग देख लिए। तो हम लोग कुछ कुछ टैग क्या क्या देखे हैं। तो पी टैग हो गया, HR टैग जो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। देखिए धीरे धीरे टैग आपको याद होनी चाहिए, धीरे धीरे याद हो जाएगा जिसे प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक स्टेज सब है। तो HR टैग, BR हो गया जो लाइन ब्रेक के लिए, प्री हो गया जो हम क्या करेंगे टेक्स्ट को प्री फॉर्मेटिंग करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं कुछ कुछ स्टाइल लगाते हैं। अब कुछ टैग के बारे में तो जान गए, अब कुछ एक दो टैग और जान लेते हैं। एक होता है स्पैन टैग। ठीक है, अभी तक हम लोग देखिए सारा टैग हम लोग सीक्वेंस वाइज देखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या देखा, H1 to H6 देख लिया, नेक्स्ट P टैग देखा, नेक्स्ट PR टैग देखा, नेक्स्ट HR टैग, नेक्स्ट प्री टैग, और कोई मुझे ध्यान नहीं है। हाँ, NBSP किसके लिए, फुल फॉर्म इसका क्या होगा, नॉन ब्रेक स्पेस, कुछ और यहाँ पे बोलते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस पैरा, क्या कुछ इसी टाइप से फुल फॉर्म इसका। रुकिए देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है, ये तो वैसा ही कुछ होगा। हाँ, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ठीक है, मीन्स स्पेस को मेंटेन करेगा, लाइन ब्रेक नहीं कराएगा, ये हुआ। तो इतना सारा हम लोग टैग के बारे में देख लिए। अब चलिए अब थोड़ा सा कलर लगाते हैं। जहां भी डॉट होगा समझ में नहीं आएगा बोलिएगा। चलिए कलर कैसे लगाते हैं अब देखिए। तो सबसे पहले H1 टैग लीजिए। H1 में हमने लिख लिया वेलकम टू HTML एंड CSS। चलिए ये हुआ, चेक कर लेते हैं HTML प्रॉपर आ रहा है ना। ओ, पेज हमारा चेंज हो गया, पार्ट 3 हुआ, वेलकम टू HTML एंड CSS। अब मुझे क्या करना है, ये पूरे को बैकग्राउंड कलर लगा देना है। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग टैग में, ध्यान रहे किसमें, ओपनिंग टैग में, यहाँ पे हम स्टाइल स्पेस देंगे और स्पेस देने के बाद स्टाइल लिखेंगे। ठीक है, स्टाइल जैसे ही लिखिएगा इक्वल टू डबल कोट आ जाएगा, नहीं आता है खुद से लिख लीजिए, लेकिन जनरली आ जाएगा। डबल कोट आ गया, क्या करना है, हमें पीछे में कलर लगाना है। पीछे में कलर लगाने के लिए, पीछे का मतलब तो बैकग्राउंड हो गया, तो बैकग्राउंड, और कलर के लिए कलर लिखेंगे लेकिन हाइफन के साथ, COLOUR कलर। अब क्या करेंगे, सॉरी ये हो गया, जनरली जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं ना उसमें COLOUR लिखा आता है, बट कंप्यूटर के केस में हम लोग COLOR लिखते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर हो गया। अब इसके बाद आपको वैल्यू देना होगा कि कौन सा कलर चाहिए। तो चलिए कोई भी कलर हम लोग ले लेते हैं, तो कलर आ गया। अब हमें क्या करना है, ये तो बैकग्राउंड कलर हुआ, अब हम चाहते हैं टेक्स्ट का कलर चेंज करना, तो सेमीकोलन लगाइए और
बैकग्राउंड के लिए हम लोग बैकग्राउंड देंगे, लेकिन सिर्फ कलर चाहिए टेक्स्ट का, जस्ट कलर लिखिए। कलर हो गया। आगे का कौन सा कलर देना है? यहाँ बहुत सारा कलर है, कलर का कमी नहीं है, तो जो भी कलर देना है अपना कलर सिलेक्ट कीजिए। ध्यान रहे हम लोग क्या किए हैं, स्टाइल के अंदर हम लोग सारा लिखे हैं, और स्टाइल के अंदर जो भी आपको चाहिए बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर अगर देना है, बैकग्राउंड कलर अगर देना है तो हमने बैकग्राउंड कलर लगा दिया। अगर हम लोग जस्ट नॉर्मल कलर लेके जा रहे हैं तो हम लोग कलर कर देंगे, और ये क्या करेगा, कलर हमारा टेक्स्ट को चेंज कर देगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, बैकग्राउंड कलर दे दिए एंड कलर लगा दिए, दोनों चीज हो गया। अब आते हैं, दो प्रॉपर्टी हम लोग समझ गए, कलर और बैकग्राउंड कलर। अब मुझे इसके चारों तरफ बॉर्डर लगाना है अगर, तो क्या करेंगे, देखिए अगर एक टैग में मल्टीपल लगाना है ना, सारे चीज को सेमी कॉलन से सेपरेट करते जाइए। देख रहे हैं, सारा सेमी कॉलन सेपरेटेड है, ध्यान रहे ये चीज, क्योंकि अगर नहीं कीजिएगा तो सब मिसमैच हो जाएगा, इसलिए। अब इसके चारों तरफ क्या करना है, बॉर्डर लगाना है। क्या लिखेंगे, बॉर्डर, बॉर्डर लिखिए। एक्चुअली क्या है ना, ये जो सारा हिंट आ रहा है ना, ये मेरा हिंट इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पास एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड किया हुआ है, जो कल मैं करवाया था, CSS एक्सटेंशन। तो वही चीज आपको यहाँ करना है। तो बॉर्डर हो गया, और पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, ये मैं पूरा इसलिए लिख रहा हूँ जस्ट समझने के पर्पज पे आपको, वरना जस्ट इंटर की कुछ ही लिखिएगा ना, आपको सजेशन आ जाएगा, जस्ट एंटर कीजिए, वो खुद से ऑटो लिख देगा। बॉर्डर में क्या होता है ना, बॉर्डर में आपको बताना पड़ेगा कि थिकनेस क्या लेना है बॉर्डर का, मीन्स मोटा लेना है, पतला लेना है, कितना। तो मान के चलिए हम लोग लिखे 9, डिजिट देना पड़ेगा 9। और जैसे कि कोई भी चीज का एक यूनिट होता है मेजरमेंट का, तो वैसे ही इसका बॉडी मतलब कुछ भी इसमें जो यूज करते हैं ना यूनिट, तो जनरली हम लोग 3-4 यूनिट है। एक तो यूनिट है आपको पिक्सल, जो PX लेंगे, ठीक है। दूसरा यूनिट जो है वो है परसेंटेज, ये भी लेते हैं। तीसरा यूनिट है VW, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कब किसका यूज करेंगे। और एक है फिर VH, और भी बहुत सारा है, बट हाँ, और है फिर REM है, और फिर EM भी है। तो इतना सारा, बट मोस्टली 99% जो हम लोग यूज करते हैं ना, वो इस दो दो को यूज करके जाते हैं, या तो पिक्सल, दूसरा नहीं तो परसेंटेज। ठीक है, तो कोई भी यूज कर सकते हैं, बट अगर ये दोनों में बात किया जाए कि पिक्सल और परसेंटेज में, तो मैक्सिमम टाइम हम लोग पिक्सल को प्रेफर करते हैं, वो थोड़ा हैबिट बन जाता है लिखने का। तो जस्ट पिक्सल के लिए PX लिखिए, हमने दिया 9 पिक्सल। देखते हैं कुछ होता है क्या, कोई चेंजेस फिलहाल नहीं हुआ। ठीक है, कारण क्या है, हमें इसको बताना पड़ेगा कि बॉर्डर का ये थिकनेस हुआ, बॉर्डर कैसा चाहिए वो बताइए। तो बॉर्डर कैसा चाहिए ना, उसके लिए बहुत सारा वैल्यू है, तो हम लोग फिलहाल लेते हैं सॉलिड, SOLID, सॉलिड। सेव कीजिए। अब कुछ आ गया, एक्चुअली अब बताइए, ये जो बॉर्डर का जो कलर है एंड टेक्स्ट का कलर, आप देख सकते हैं बॉर्डर का कलर और टेक्स्ट का कलर दोनों सेम हो गया है, लेकिन हमें वैसा नहीं चाहिए। ऐसा थोड़ी जरूरी है कि जो बॉर्डर का कलर है वही टेक्स्ट का कलर रहना, नहीं, बॉर्डर का कलर हमें हो सकता है कि दूसरा चाहिए। तो जस्ट इसके बाद स्पेस दीजिए और कलर दे दीजिए, मुझे चाहिए रेड, मैंने दे दिया यहाँ पे रेड। कुछ समझ में आया? अब क्या हुआ, आपको कलर मिल गया। तो बॉर्डर के पास 3 प्रॉपर्टी है, कहने का मतलब 3 वैल्यू उसके पास देंगे। पहला कि कितना मोटा चाहिए, वो थिकनेस हो गया। दूसरा कि कैसा चाहिए, उसको स्टाइल बोलते हैं। और तीसरा कलर, कि कैसा कलर उसको देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं वैल्यू में 9 पिक्सल, सॉलिड, रेड। अब मान के चलिए कि ये 9 नहीं चाहिए, हमको बॉर्डर थोड़ा पतला चाहिए, 2 पिक्सल ले लीजिए, बॉर्डर आपका पतला हो गया। और बॉर्डर जो आप सॉलिड लिए हैं, हम सॉलिड नहीं लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं दूसरा डिजाइन में, बट हमें बॉर्डर का डिजाइन पता नहीं है। तो बॉर्डर का मतलब लगभग 5 से 7 डिजाइन होता है, वो सेपरेट लिखिएगा ना तो आ जाएगा, मैं बताऊंगा वो चीज आगे, जब प्रॉपर कंप्लीटली बॉर्डर पे हम लोग जाएंगे तब हम लोग उसके हर एक के बारे में CSS में देखेंगे। अभी फिलहाल जस्ट हम लोग रैंडमली किसी को ले रहे हैं। तो DOTTED डॉटेड भी आता है, सेव कीजिए। अब आप देख सकते हैं बॉर्डर आपका क्या हुआ, डॉटेड में आ गया। थोड़ा सा बड़ा कीजिए इसको तो आपको दिखेगा, दिख रहा है। और ये जो पीछे कलर है वो तो हमें मालूम है कि कलर हमारा कौन सा बैकग्राउंड के कलर आ रहा जो है, समझ में आ गया। अब सपोज दैट हमने यहाँ तो कोड लिख दिया, ठीक है, बट
मान के चलिए जब आप कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वो कोड बहुत बड़ा है, तो ये खोजना, सर्च करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा और बार-बार यहाँ पे चेंज करके, यहाँ इन द सेंस इसको हम लोग लोकल फाइल बोलते हैं, तो लोकल फाइल में चेंज करके और ब्राउज़र को देखना बहुत ही टीडियस हो जाएगा बार-बार करना। क्योंकि जब आप रन करते हैं, मतलब बड़े लेवल का प्रोजेक्ट जब आप वर्क कर रहे हैं, तो बहुत ही अंदर के फाइल पे होता है। इन द सेंस 4-5 पेज बनाने के बाद मान लीजिए पहले लॉगिन किए, फिर किसी पेज पे गए, फिर वहाँ से कहीं और मूव किए, तो ऐसे करते-करते 4-5 पेज के जब पे जाने के बाद तब आपको वो प्रॉपर्टी चेंज करना है मान लीजिए। तो यहाँ से अगर आप कीजिएगा तो बहुत टीडियस है। क्या करेंगे? ब्राउज़र में आइए और यहाँ पे जिसको भी करना है ना, उस पे राइट क्लिक कीजिएगा। अगर बॉर्डर है, राइट क्लिक कीजिए यहाँ पे और इंस्पेक्ट में जाइए, ठीक है? थोड़ा बड़ा करते हैं सेक्शन को और यहाँ पे थोड़ा इसको नीचे ले लीजिए। अब यहाँ देखिए आपको नीचे में यहाँ पे सीएसएस लगा हुआ दिख रहा है सारा, बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर, कलर बॉर्डर जो भी है। हमें क्या चाहिए ना, ये बॉर्डर का कलर रेड नहीं चाहिए। यहाँ दिख रहा है ना बॉर्डर, इसको आप क्लिक कीजिएगा ना अनचेक, तो ये गायब हो जाएगा। अगर इसको कीजिएगा तो गायब हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो गायब हो गया, पूरे गायब हो गया, ठीक है? लेकिन ये कोड से गायब नहीं हुआ है, कोड में है, तो ये टेम्परेरी गायब हुआ है। रिफ्रेश करेंगे, फिर से आ जाएगा। क्योंकि परमानेंट कोड कहाँ से आ रहा है? इससे। और इसको क्या बोलते हैं? सोर्स फाइल, क्योंकि ये सोर्स है। बट ये क्या है? इसको बोलते हैं डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये डॉम है। डॉम का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी। यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉम ब्रेक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी, जो जस्ट फॉर फ्यू सेकंड ये है। फ्यू सेकंड इन द सेंस पेज जब तक रिफ्रेश नहीं करेंगे तब तक के लिए ये है। मान लीजिए कलर है, मुझे कलर चेंज करना है, क्लिक कीजिए इसको, कलर को, जैसे देखिए यहाँ कलर को क्लिक कीजिए, यहाँ बहुत सारा कलर आ रहा है। मान लीजिए मुझे अपने हिसाब से मैंने पिक कर लिया कोई कलर। अब देख रहे हैं आपका राइट साइड में जो ये सॉरी लेफ्ट में जो डिजाइन है, वहां पे आपका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है? तो जैसा भी कलर आपको, मतलब आपका डिजायर्ड कलर है, आप वो वैसा सिलेक्ट मार लीजिए। मान लीजिए मुझे ये वाला कलर चाहिए, मैंने ये किया। मुझे बॉर्डर ऐसा नहीं चाहिए, हटाइए। देखिए तो कुछ आएगा, नहीं आ रहा है यहाँ पे, कुछ चेंज हो रहा है बॉर्डर में, नाइन की जगह पे। अब यहाँ पे जैसे 9 लिखा हुआ है ना, आप चाहते हैं इसको बढ़ाना, जस्ट आप ऊपर वाला एरो मार्क्स प्रेस कीजिए कीबोर्ड का, देख रहे हैं ये वैल्यू बढ़ रहा है ना। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं ना, चेक कर लेते हैं। मान के चलिए हमारा ऐसा वाला सही है, सपोज ये हमारा परफेक्ट है। क्या करेंगे, ये पूरा को सिलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट हो गया, कॉपी कीजिए और जाइए अपने कोड में, ये है, हटा दीजिए और पेस्ट कर दीजिए, सेव कीजिए, आ रहा है ना। अब ये आपका परमानेंट हो गया, टेम्पोररी नहीं रहा, क्योंकि मैंने ये क्या किया, ब्राउजर से कोड को कॉप मॉडिफाई किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। तो रियल टाइम का प्रोजेक्ट जब वर्क करते हैं तो ऐसे ही किया जाता है। ब्राउजर से चेंज कीजिए, वैल्यू मैच हो गया जैसा रिक्वायरमेंट है, फिर जाके आप वहाँ पे कोड में पेस्ट कर दीजिए। ये नहीं कि हम लोग यहाँ बार-बार इस मतलब एक बार वैल्यू हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 9 पिक्सल करेंगे, 10 किए, यहाँ आए, लॉगिन किए पेज, लॉगिन के बाद किसी और पेज पे गया, वहाँ जाने के बाद वो चेक कर रहे हैं। अब सोचिए वो कितना बड़ा फ्लो है, तो वैसे नहीं होता है, वरना वैसे में दिन भर में आप एगो कलर चेंज कीजिएगा रियल टाइम प्रोजेक्ट में, तो वैसे नहीं। राइट क्लिक करेंगे और हम लोग फट से उस सेक्शन पे जाएँगे। मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे 1-2 पैराग्राफ लगाता हूँ, फिर आपको देखिए कन्फ्यूजन होगा थोड़ा-सा। और सब में से स्टाइल हटा दीजिए। रुकिए, मैं स्टाइल टैग को रखता हूँ, इसके अंदर का स्टाइल को मैं हटाऊँगा। सेव कीजिए। आ रहा है? अब क्या करना है ना, मुझे को 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, इसको 3 देते हैं, 4, इसको 5। मुझे क्या करना है, 4 वाले को कलर चेंज करना है,
टेक्स्ट कलर ही रखिए, हटाइए एक ही चीज। तो क्या करेंगे, एक ऑप्शन तो ये है कि इसको राइट क्लिक कीजिए, इस पे इंस्पेक्ट कीजिए, और ये आपका ये हाईलाइट हो गया। और ये सेक्शन दिख रहा है ना, एलिमेंट डॉट स्टाइल, यहाँ पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको पता है कि कलर, टेक्स्ट कलर चेंज करना है, मीन्स कलर प्रॉपर्टी लेंगे। कलर लिखे, फिर से लिखता हूँ, कलर लिखा, ये बहुत सारा सजेशन आ रहा है क्योंकि आपका ब्राउजर के पास ऑलरेडी सब पता है, तो ब्राउजर खुद लिखना स्टार्ट कर देगा। तो COLOR लिखे, आपको जैसे ही आ रहा है एंटर मारिए, इधर आ गए। अब कलर का नाम दे दीजिए, देखिए ऊपर जो कलर आया है ना, सब कलर का नाम ही है। अगर आप ऊपर नीचे भी कर्सर कीजिएगा ना, मीन्स कीबोर्ड का अप एंड डाउन एरो, उससे भी काम बन जाएगा। आ रहा है, सपोज दैट मुझे यही कलर चाहिए, मैंने ये ले लिया। अब मुझे एक और प्रॉपर्टी कुछ लगाना है, तो नीचे प्रेस कीजिए और यहाँ लिखिए, मान लीजिए यहाँ पे बॉर्डर है, बॉर्डर लीजिए। कितना, मैंने बताया था बॉर्डर में क्या सबसे पहला चीज, थिकनेस, थिकनेस दीजिए कितना, 5 पिक्सल, ये हुआ। नेक्स्ट क्या, कैसा बॉर्डर चाहिए, तो मान लीजिए हमें चाहिए सॉलिड, फिलहाल के लिए जस्ट एक ही को आप याद रखिए, सॉलिड। कलर कैसा चाहिए, ग्रीन ले लेते हैं, तो कलर देखिए आ रहा है बहुत सारा, कलर लीजिए। तो ये प्रॉपर्टी हो गया। अब ये दोनों प्रॉपर्टी मुझे अपने रियल टाइम का कोड में ऐड करना है। क्या करूंगा, ये पूरा सिलेक्ट कीजिए, नीचे से ऊपर सिलेक्ट हो गया। अब आइए कोड में, किस में करना है, CSS4, CSS4 ये रहा, जहाँ पे ऑलरेडी मैंने स्टाइल लिखा है, जस्ट आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए, फिर कीजिए, आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, प्रयास कीजिए इसको एक लाइन में लिखने का। कैसे करेंगे, यहाँ कर्सर रखिए, या तो डिलीट बटन यूज कीजिए और नहीं तो बैक स्पेस। डिलीट और बैक स्पेस का मतलब क्या है, डिलीट बटन और बैक स्पेस का यूज क्या है बता सकते हैं? इतना के बाद कोड फॉर्मेट कर दीजिए। डिलीट और बैक स्पेस बटन का क्या यूज है डिलीट पता है? का मतलब एक बार में वो हट जाएगा, क्या? और बैक स्पेस को, डिलीट का मतलब है कि एक बार में वो लाइन को जितना भी स्पेस दिया है वो डिलीट कर देगा, और बैक स्पेस का हम लोग को बार बार प्रेस करना पड़ेगा बैक स्पेस को। नहीं, और कोई एनीथिंग आपका? डिलीट में परमानेंटली डिलीट कर देता है उसको। नहीं, देखिए क्या करता है, कोई तो है। मान लीजिए हम्म, ठीक है, इतना चीज लिखाया, मुझे क्या करना है ना, मैं बैक स्पेस दाबूंगा तो ये क्या होगा, इधर से डिलीट करते जाएगा, कर रहा है डिलीट। मुझे क्या करना है ना कि यहां से डिलीट करवाना है आगे से, जस्ट आप डिलीट बटन को प्रेस कीजिए, हो रहा है डिलीट, समझ गए? जबकि यही बैक स्पेस दीजिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, जा रहा है ना? आया समझ में डिफरेंस दोनों में? डिलीट बटन क्या करता है, आगे से डिलीट सर करेगा, बैक स्पेस पीछे से डिलीट करता है। तो इसका देखिए हेल्पफुल कब है जो बताता हूँ। मान लीजिए यही लाइन ऐसे लिखा हुआ है, अब आपको इसको ऊपर ले जाने के लिए, एक लाइन में ले जाने के लिए, एक तो ऑप्शन ये है कि हम बैक स्पेस के हेल्प से जाएं, बैक स्पेस से किए वो आ गया। दूसरा तरीका क्या है कि हमारा बटन मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है, डिलीट बटन को प्रेस कीजिए, मेरा कर्सर देखिए ऊपर ही है, डिलीट को प्रेस करते जाइए, आ रहा है ना, समझ में आया? तो ये चीज हुआ, तो ये काम हो जाता है डिलीट से। तो हम लोग यहाँ CSS क्या किए, राइट क्लिक करके लगाए थे। अब देखिए दूसरा तरीका है कैसे लगाएंगे। तो एक तो तरीका देखिए कि इसको सेक्शन को ले लेंगे और चला जाएगा। देखिए जब कर्सर इसके ऊपर भी ले जाइएगा ना, तो ये बिलिंग हाईलाइट करते जाएगा कि कौन सा सेक्शन है। आप इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ भी CSS लगा लीजिए जहां लगाना है आपको। ठीक है, एक तरीका दूसरा क्या है ना, यहाँ पे दिख रहा है ऊपर टॉगल डिवाइस टूल बार आया है मेरा, एलिमेंट्स के जस्ट पहले ये डिवाइस है, इसको जब क्लिक कीजिएगा ये अलग अलग डिवाइस में बन जाएगा। जनरली हम इसको रेस्पॉन्सिव के लिए यूज करते हैं, ये आगे जाकर हम लोग देखेंगे। इसी को जब क्लिक कीजिएगा ना तो फिर से ओरिजिनल में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और बटन है, ये है सेलेक्ट, इसको जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपको दिया है क्या, एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। देखिए क्या कर रहा है, जा रहा है ना इंडिविजुअल एलिमेंट पे, और जस्ट आपको क्या करना है ना, जिस भी एलिमेंट को टारगेट करना है वहां जाके क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे अब एलिमेंट डॉट स्टाइल में CSS लिखना स्टार्ट कीजिए।
सेम CSS जैसे हम लिखे थे पहले वैसे ही लिखेंगे। इसमें मैंने क्या समझा कि एलिमेंट को कैसे हम टारगेट करेंगे, तो हमने 2-3 तरह से देखा कि कैसे, क्योंकि होता क्या है ना, बहुत बार जब कॉम्प्लिकेटेड होगा तो आपको पता अगर नहीं चलेगा तो इसके हेल्प से आप आराम से जा सकते हैं। तो बहुत सारा तरीका है, ठीक है। तो जितना पॉसिबिलिटी था मैंने सब बता दिया। अब देखिए, तो टेक्स्ट कलर कैसे चेंज किए हम लोग देख लिए। फॉन्ट फैमिली क्या होता है, तो यहीं पे आप देख लीजिए ना, फॉन्ट फैमिली के लिए मान लीजिए इसको मैं करना है, क्लिक कीजिए और यहाँ आइए, फॉन्ट फैमिली हाइफन फैमिली, ठीक है। ऊपर से लिए, आप देख सकते हैं आपका जो फॉन्ट जो स्टाइल है ना वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जैसा भी चाहिए आप अपना फॉन्ट फैमिली के हिसाब से निकाल सकते हैं, ठीक है। और जस्ट कॉपी कीजिए और रख लीजिए। टेक्स्ट साइज, आप देखिए, मान लीजिए ये जो लिखा हुआ है ये मुझे साइज बड़ा करना है, क्या करेंगे, तो टेक्स्ट साइज यूज करेंगे। तो CSS क्या लगाएंगे, फॉन्ट, जब जैसे ही आप फॉन्ट लिख रहे हैं ना देखिए बहुत सारा आपको ऑटोमेटिक आ गया, उसका क्या है फॉन्ट साइज। तो ऑलरेडी बताया फॉन्ट साइज का मतलब हम लोग 12 दिए सपोज दैट, और मुझे क्या करना होगा पिक्सल देना पड़ेगा PX, ठीक है। बढ़ाना है वैल्यू, जस्ट अप एरो प्रेस कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि हम इसको हटाएं बारी बारी से, क्या करेंगे कि यहाँ पे 100 लिखते हैं, ऐसे नहीं जाइए, कोई झंझट नहीं है उतना। मान लीजिए आपने 1 लिख दिया और जस्ट ऊपर वाला प्रेस कीजिए ना, ये खुद बढ़ाते चला जाएगा, समझ गए। तो ये हुआ फॉन्ट साइज। तो चलिए एक में हम लोग फॉन्ट साइज भी लिख सकते हैं, फॉन्ट हाइफन साइज, मान लीजिए मैंने दे दिया 12 पिक्सल, फॉन्ट साइज हो गया। टेक्स्ट अलाइनमेंट आते हैं, तो टेक्स्ट अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, ये अब हटा देता हूँ, इंस्पेक्ट वो तो समझ में आ गया। मान लीजिए ये जो कंटेंट लिखा हूं ना ये मुझे मिडिल में चाहिए, सेंटर में, यानी क्या करेंगे, कौन सा कंटेंट है, ठीक है इसी को है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट हाइफन अलाइनमेंट, और इसमें देखिए बहुत सारा वैल्यू आ रहा है सेंटर, तो ये वैल्यू बारी बारी से मैं लूंगा। फिलहाल हम सेंटर दे देते हैं, देखते हैं क्या हुआ, तो आपका टेक्स्ट जो है सेंटर में आ गया। फिलहाल हम इसको इंस्पेक्ट में आते हैं और यहाँ से वैल्यू को चेंज करेंगे। ये शॉर्टकट कैसे खुलता है, कंट्रोल शिफ्ट एंड आई, ठीक है। ऐसे वरना इंस्पेक्ट जाइए और तब खुलेगा, कंट्रोल शिफ्ट आई कीजिए डायरेक्ट खुल जाएगा। और इसमें एलिमेंट पे आ जाइए, क्या करना था, ये जो हम लोग लिए ना इसका वैल्यू हम लोग चेंज करना चाहते हैं, सेंटर है हटाइए। अब देखिए सेंटर के बाद क्या दिया, सेंटर एक दिया इंड, दूसरा दे रहा जस्टिफाई, दूसरा दे रहा लेफ्ट, तीसरा राइट, स्टार्ट, समझ गए। तो इस टाइप से आपको बहुत सारा वैल्यू है, तो आप अगर आपको R&D करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है अनसेट, अनसेट का मतलब क्या हुआ ना, वो रीसेट कर देना, ठीक है। टेक्स्ट अलाइनमेंट जो आप देना जा रहे हैं वो रीसेट कर दिया, तो अनसेट उसको बोलते हैं, मतलब कोई भी उसमें CSS उसका लगा हुआ नहीं है। कोई भी CSS मतलब बाकी CSS रहेगा, उस पर्टिकुलर CSS नहीं है वहां पे, ठीक है। तो इस टाइप से हम टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर को देख लिए। तो हम लोग ने देखा कि स्टाइल कैसे लगा रहे हैं, स्टाइल्स में हम लोग कुछ कुछ देख लिए, लाइक बैकग्राउंड कलर हो गया। एक बार हम लोग नीचे लिख लेते हैं, तो क्या क्या देखे स्टाइल में, बैकग्राउंड कलर देखें और क्या कलर, कलर देखें जो टेक्स्ट कलर हुआ, और क्या बॉर्डर देखें, फॉन्ट फैमिली, बॉर्डर हो गया। फिर फॉन्ट फैमिली भी देख लिए, फॉन्ट फॉन्ट फैमिली, साइज, हाँ फॉन्ट साइज के लिए फॉन्ट तो साइज, अच्छा फॉन्ट साइज लिखते हैं ना, फॉन्ट साइज हो गया। और कुछ था क्या, टेक्स्ट अलाइन, हाँ टेक्स्ट अलाइन लिख टेक्स्ट लिए। अलाइन, और कुछ ALI, अलाइन का स्पेलिंग गलत है ना, LIGN, हाँ। और कुछ था, मुझे नहीं लग रहा है कि और कुछ, नहीं थे। इतना ही, ठीक है। तो हम लोग ने क्या क्या देखा, इतना सारा CSS का प्रॉपर्टी देखा और कुछ कुछ हम लोग टैग्स को देख लिया, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। बैकग्राउंड लगाने के लिए ये भी आप यूज करते हैं ना, तो बैकग्राउंड वर्क कर जाएगा इस पे भी,
जैसे पी टैग लेते हैं, PARA GRA PH पैराग्राफ एंड BG कलर रेड। देखते हैं वर्क करता है क्या, नहीं वर्क किया, हो इसको हटा दिया गया क्योंकि ऑलरेडी डेप्रिकेटेड है। देखिए कोई भी चीज अगर हम लिखेंगे और अगर वो रेड आ रहा है, ऐसा वाला रेड, इसका मतलब डेप्रिकेटेड है, मतलब वो HTML5 का सपोर्टेड नहीं है। जैसे मार्क्यू टैग है क्या, दिखा नहीं रहा है लेकिन है। और एक कौन सा टैग था, शायद सेंटर टैग, हाँ सेंटर टैग हुआ, लेकिन ये सेंटर में दे देगा, वर्क कर रहा है ना। तो डिप्रिकेटेड होने के बावजूद भी ये वर्क कर जाएगा। तो कुछ कुछ टैग ऐसा है ना कि जो डिप्रिकेटेड है, मीन्स HTML5 का वो नहीं है, बट वो वर्क कर जाएगा, इफेक्ट दिखा देता है, ठीक है। बट हम लोग प्रिफेयर नहीं करते हैं यूज करना। तो सेंटर में लाने के लिए उसके बदले में हम लोग क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट अलाइनमेंट को यूज करेंगे। समझ में आ गया। तो ये था आपका डे 2 का हम लोग ने कवर किया, जिसमें हम लोग देखे कुछ कुछ टैग के बारे में, कुछ CSS के प्रॉपर्टी के बारे में, और फिर फॉर्मेटिंग कैसे करना है, कमेंट कैसे करते हैं, फिर केस सेंसिटिविटी के बारे में देखें कि HTML क्या होती है। कोई डाउट है किसी भी पॉइंट पे तो बताइए। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है, चलिए तो इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ और ऊपर लेवल का टैग, जहाँ पे कैसे हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करेंगे, और फिर और भी लाइक P टैग, स्मॉल, मतलब अलग अलग लेवल का टैग हम लोग देखते चलेंगे।